हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th की केमिस्ट्री की पिछली क्लास में हम लोगों ने रासायनिक संयोजन के नियम को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम कुछ अन्य नियम के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें से पहला आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा है स्थिर अनुपात का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम जो है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है प्राउस्ट। तो प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम जो दिया है, और किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव एक समान होता है, चाहे वो किसी भी स्रोत से लिए गए हों। इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी यौगिक में जितने भी तत्व होंगे, या इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई भी यौगिक जितने भी तत्वों से मिलकर बना हो, ठीक है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो या फिर संश्लेषित रूप से। संश्लेषित में होता है कृत्रिम रूप से। ठीक है, कोई यौगिक चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो या फिर संश्लेषित रूप से हो, उसमें जितने भी तत्व होंगे उन तत्वों का द्रव्यमान, ठीक है, उन तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव एक समान ही होगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्रोत से लिए गए, स्रोत मतलब चाहे वो प्राकृतिक स्रोतों से लिए गए हों या फिर कृत्रिम स्रोतों से लिए गए हों, उनका अनुपात हमेशा समान ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है क्यूपिक कार्बोनेट का। तो क्यूपिक कार्बोनेट का हमने यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्राकृतिक स्रोत। क्यूपिक कार्बोनेट के प्राकृतिक स्रोत में तांबे का प्रतिशत 51.35 है। तो संश्लेषित जो कृत्रिम स्रोत है उसमें भी इसका अनुपात सेम ही है, 51.35। कार्बन का प्रतिशत भी 9.74 है, तो संश्लेषित वाले में भी 9.74 ही होगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का प्रतिशत प्राकृतिक स्रोत में 38.91 है, तो संश्लेषित वाले में भी 38.91 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम जो है वो डाल्टन के द्वारा दिया गया था। देखिए, गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है कि यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, है ना। यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बना लें, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान जो होते हैं वो हमेशा छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होंगे। जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर दो यौगिक बनाता है, जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, जल क्या है? यौगिक है। तो दो यौगिक कौन सा बनाता है? जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। तो अब देखिए, जल में हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम है, और ऑक्सीजन है 16 ग्राम है, और जल 18 ग्राम जो है प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन की मात्रा 2 ग्राम है और ऑक्सीजन की 32 है, 32 ग्राम। ठीक, तो 34 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का हम देखते हैं, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 16 है और 32 है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? जल में 16 है और हाइड्रोजन परऑक्साइड में 32 है। और हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान है। जल में भी हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 2 ग्राम है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड में भी हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 2 ग्राम है। ठीक, तो संयुक्त होते हैं तो ये एक सरल अनुपात में होते हैं। देखिए, ऑक्सीजन का है, यहाँ देखिए इनका 16:32 है। तो अगर आप इन्हें सरल अनुपात में और भी सरल अनुपात में इसे काटना चाहें, बांटना चाहें, तो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो 1:2 प्राप्त हो रहा है। इसे ही कहते हैं गुणित अनुपात का नियम।
चलिए नेक्स्ट नियम है गे लुसैक का नियम। ये साइंटिस्ट का नाम ही है गे लुसैक। तो इनका कहना था कि गैसें जब पारस्परिक रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो उनके अभिकारी आयतनों में परस्पर तथा अभिक्रिया में बने गैसीय उत्पादों के आयतनों से सरल अनुपात होता है, बशर्ते सभी आयतन समान ताप तथा दाब पर मापे गए हों। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसका, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है। ठीक, तो इनका अनुपात जो है, इनका आयतन हमेशा सरल ही रहता है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे क्लोरीन गैस है। इसका मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, ये किसको शो करता है, गैस को, जी। ठीक है, और HCl भी यहाँ पे गैसेस फॉर्म में ही प्राप्त हो रहा है। हाइड्रोजन का एक आयतन है और क्लोरीन का एक आयतन है। ये दोनों जब आप क्रिया करते हैं तो 2 आयतन वाले HCl प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन से पहले भी लोगों ने, या फिर कह सकते हैं कि अनेक वैज्ञानिकों ने काफ़ी खोज करने की कोशिश की थी कि पदार्थ किन से मिलकर बना होता है, कोई भी द्रव्य है वो किन से मिलकर बना होता है, उन्हें क्या नाम दिया जाए। तो डाल्टन से पहले भी एक साइंटिस्ट थे, या उन्हें कह सकते हैं दर्शन शास्त्री थे, जिनका नाम था डेमोक्रिटस। तो उन्होंने इन्हें एटोमोस कहा था, परमाणुओं को एटोमोस कहा था, और या फिर उसको हिंदी में अविभाज्य कहा गया था। तो डाल्टन ने इसके पक्ष में कई अपनी धारणाएं दी थी कि द्रव्य जो है कई प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है ना। ठीक है, द्रव्य यानी पदार्थ, समझ रही हैं कि द्रव्य जो है कई अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना है। अविभाज्य मीन्स होता है जिन्हें विभाजित न किया जा सके। और नेक्स्ट उनका कहना था कि किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं और विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भी भिन्नता होती है। किसी तत्व में जितने भी परमाणु होते हैं उनका एक समान द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान यानी भार, है ना, और उनका गुणधर्म भी होता है, यानी कि उनके कुछ भौतिक गुण और कुछ रासायनिक गुण भी होते हैं। इसके अलावा उनके सभी द्रव्यमानों में भिन्नता भी होती है, जिसमें मतलब कि किसी यौगिक में जितने तत्व मिले होते हैं उन तत्वों के द्रव्यमान में भिन्नता होती है। नेक्स्ट है, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से ही यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट इनका कहना था कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु जो हैं वो पुनर्व्यवस्थित होते हैं, यानी फिर से वे व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो उन्हें बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। कुछ याद आ रहा है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि द्रव्यमान नहीं, द्रव्य को यानी कि पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये डाल्टन का ही कहना था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी परमाणु को केवल पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, उन्हें बनाया नहीं जा सकता और ना ही नष्ट किया जाता है। उन्हें केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है वो रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या तो कर सकता था, लेकिन इससे गैसीय आयतनों के नियमों की व्याख्या नहीं की जा सकी, है ना। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो था वो गैसीय नियम की व्याख्या नहीं कर पाया था। तो इस कारण से इस जो है ये पूर्ण रूप से सफल नहीं माना गया। तो जिसकी व्याख्या जो है वो उनके बाद जो अन्य कोई वैज्ञानिक आए तो उन्होंने इसकी व्याख्या की, उसको ठीक तरीके से समझाया। चलिए नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान मात्रक पैमाना। आइए देख लेते हैं ये क्या है। देखिए, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो है एक AMU, यहाँ पे AMU लिखा है। AMU यानी कि इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है AMU का, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, एटॉमिक
मास यूनिट। ठीक है, तो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो है एक AMU वह द्रव्यमान होता है जो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 के बराबर होता है। कार्बन 12 क्या है? ये कार्बन का एक समस्थानिक है। ठीक है, ये बहुत ही स्थायी रहता है, मतलब कि ये कार्बन का सबसे अधिक स्थायी समस्थानिक है। इसलिए किसी तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार निर्धारित करने के लिए कई रासायनिक शास्त्रियों द्वारा इसे स्वीकार किया गया एक पैमाने की तरह। ठीक, तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक पैमाना क्या होता है? एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक वह द्रव्यमान है जो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 के बराबर होता है। अगर किसी तत्व का अपेक्षित परमाणु भार ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र की सहायता से, ठीक है, इसका ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दिया है किसी तत्व का अपेक्षित परमाणु भार। ठीक है, अगर क्वेश्चन में किसी तत्व का अपेक्षित परमाणु भार दिया रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, दिए गए तत्व का परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, बटे में क्या है 1/12 इंटू कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आणविक द्रव्यमान। अभी हमने परमाणु द्रव्यमान पढ़ा, अब है आणविक द्रव्यमान। तो किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, मतलब कि किसी तत्व में जितने भी परमाणु हैं उन्हीं सब परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग जितना होगा वही उसका आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफलों के योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मीथेन है, CH4 होता है, तो मीथेन का आणविक द्रव्यमान हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? कार्बन का ये है 12.011। ठीक, उसके बाद 4 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है ना, तो यहाँ पे 4 लिखा है और साथ में हाइड्रोजन का द्रव्यमान लिख लिया 1.008U। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, यही इसका आणविक द्रव्यमान होगा। देखिए U यहाँ पे यूनिट मास है, यानी कि इसे आप AMU में भी लिख सकते हैं और साथ में U में भी लिख सकते हैं। एटॉमिक मास यूनिट भी ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर U भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिफाइड मास बोलते हैं, U को बोलते हैं यूनिफाइड मास। देखिए मूल संकल्पना क्या है, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या के बराबर होती है, जो कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। इसे ही मूल संकल्पना कहते हैं। तो जैसे कि हम ज्ञात कर लेते हैं, जैसे कार्बन 12 का ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है 1 ग्राम परमाणु में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 12 क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं 12 क्या है, कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान। ठीक है, और नीचे है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। ये क्या है, कार्बन 12 का द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी द्वारा ज्ञात हुआ। द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी द्वारा कार्बन 12 का द्रव्यमान कितना ज्ञात किया गया था, इतना 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना मान आएगा 6.022136 इंटू 10⁻23 परमाणु या फिर ग्राम परमाणु। तो यही मान जो है 1 मोल का मान होता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022136 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु होते हैं, वही उस पदार्थ का 1 मोल कहलाती है। ठीक, जैसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि 1 मोल
का मान कितना होता है, तो हम बताएंगे 6.022। ठीक, इतना ही होता है। ये भी सही है, लेकिन 1 मोल का मान हम इतना ही बताते हैं। देखिए यहाँ है भी कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु या अणु होते हैं, उस पदार्थ का 1 मोल कहलाती है। ठीक, यानी कि 1 मोल का मान कितना आता है, इतना। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये जो है 1 ग्राम परमाणु में कार्बन परमाणु की संख्या का जो मान आया है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इसे ही एवोगैड्रो नियतांक या एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। ठीक है, ये जो मान है इसे हम एवोगैड्रो संख्या या फिर एवोगैड्रो नियतांक ठीक, इसी मान को एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो नियतांक भी कहते हैं। आप चाहे तो पूरा मान भी लिख सकते हैं 6.0221367 और यहाँ तक भी। तो अगर एवोगैड्रो संख्या भी पूछी जाए तो उसका मान भी यही बताना है। तो इस प्रकार से किसी पदार्थ का 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उतने ही मूल कण होते हैं जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। ठीक है, या फिर जिसमें मूल कणों की संख्या कितनी होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। किसी पदार्थ का 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही मूल कण यानी परमाणु, अणु या आयन या फिर आयन होते हैं जितने कार्बन 12 के या ठीक है, किसी पदार्थ का 1 मोल पदार्थ की वो मात्रा है जिसमें उतने ही मूल कण यानी कि परमाणु, अणु या आयन होते हैं जितने कि कार्बन 12 के 0.012 kg या फिर 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। ठीक है, यानी कि मूल कणों की संख्या जिसमें 6.022 या फिर मूल कणों की संख्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होती है।
तो मोल की परिभाषा को इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या है, आइए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का परिकलन करना ही स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, यहाँ देखिए जल का निर्माण हो रहा है, 2 मोल है हाइड्रोजन के और 1 मोल है ऑक्सीजन का। तो ये दोनों अभिक्रिया करके आपस में जल के 2 अणु बनाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं। तो हम मतलब स्टोइकियोमेट्री यही होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें अणुओं की संख्या कितनी है, मोलों की संख्या कितनी है ना, और उनका द्रव्यमान कितना है, तो इन सब का ज्ञात करना ही स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। जैसे ये रिएक्शन सामने दिया हुआ है तो इसमें अणुओं की संख्या हम देख रहे हैं 2 है, और मतलब हाइड्रोजन में अणु की संख्या 2 है और ऑक्सीजन 1 मोल है, और तो 2 अणु बन रहे हैं जल के। ठीक, मोलों की संख्या अगर हम देखें तो 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार से 1 मोल हो रहा है ऑक्सीजन का और 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं जल के। यहाँ पे अणु होगा, अणु, और ठीक है, अणु की संख्या में यहाँ पे हम अणु लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, मोलों की संख्या में 2 मोल। ठीक, यहाँ 1 मोल और यहाँ पे 2 मोल। इस प्रकार से आपेक्षिक द्रव्यमान है हाइड्रोजन का 4.032 AMU बताया ही है। एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पे 32 एटॉमिक मास यूनिट है, और वाटर का है 36। ठीक, आपेक्षिक द्रव्यमान इतना है इनका। तो जब किसी रासायनिक समीकरण की सहायता से भार संबंधी, भार आयतन संबंधी, आयतन संबंधी गणनाएं सरलता पूर्वक की जा सकें तो उसे ही क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, किसी रासायनिक समीकरण में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उनके भार संबंधी, यहाँ भार होगा, भार आयतन संबंधी, आयतन और आयतन संबंधी गणनाएं जो हैं सरलतापूर्वक की जा सकती हैं। तो इन्हीं गणनाओं को ही क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं और स्टोइकियोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो आपकी चैप्टर 1 में इतनी चीज़ें ही थी। ठीक है, तो जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं उन्हें आप वीडियो को बार बार चला के, बार बार सुनने के, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।